हेलो एवरीवन। आज हम इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में है। नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं जो कि है आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं। आज की क्लास के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि थोड़ा सा हम जानेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कि शेयर्स और डिबेंचर्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसमें क्या सिमिलैरिटी होती है। इसके अलावा हम कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे और हम 3 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे जब आपको डिबेंचर्स को एट पार इशू करना है, एट प्रीमियम इशू करना है एंड एट डिस्काउंट इशू करना है। तो ये चीज़ें देखेंगे हम आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स और इशू ऑफ शेयर्स दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो जैसे हम इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जिस तरीके की हम एंट्रीज डालते हैं उसी तरीके का प्रोसीजर, उसी तरीके की एंट्रीज जो है वो आप डिवेंचर्स के टाइम पे करोगे। जब आप डिवेंचर्स को इशू करोगे उसी तरीके से जो है डिवेंचर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू होता है, जिसमें उनकी सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है। एप्लीकेशंस आती हैं आपके पास, एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में जाती है, वहां से कंपनी उनको एक तरफ तो डिवेंचर अकाउंट में डालती है और दूसरी तरफ अगर प्रीमियम पे है, अगर मान लीजिए उसके साथ प्रीमियम आया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालती है। फिर अगर मान लीजिए कुछ रिजेक्ट की गई है एप्लीकेशंस तो उसकी मनी को वापस लौटाया जाता है। अगर कुछ एक्सेस में अमाउंट आ गए है जो आप अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर रहे हो तो उसे अलॉटमेंट अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो उसी टाइप की सारी एंट्रीज की जाती हैं। डिफरेंस जो होता है दोनों में वो ये होता है कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो वहां पे हम एक शेयर कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट ओपन करते हैं और डिबेंचर्स अकाउंट के साथ हम यहाँ पे इसकी एक परसेंटेज की एक रेट होती है, जो इंटरेस्ट रेट होती है उस डिबेंचर की, पर्टिकुलर डिबेंचर की, उसको हम लिखते हैं। जैसे हम जब शेयर कैपिटल अकाउंट खोलते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर्स के लिए है। इसी तरीके से डिबेंचर्स के साथ हम सिर्फ उसकी रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है उसको डाल देते हैं। बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे आप शेयर्स को इशू करते हो उसी तरीके से हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो शर्त होती है जो शेयर्स के साथ जुड़ी हुई होती है, वही शर्त आपकी डिबेंचर्स के साथ भी होती है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% की जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, एटलीस्ट इतने के लिए तो एप्लीकेशन आपके पास आनी चाहिए, इतने तो सब्सक्राइब होने चाहिए जो है आपकी डिबेंचर्स। एक और डिफरेंस होता है दोनों में। आपको पता है कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम उनको या तो एट पार इशू कर सकते हैं या फिर हम एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं जब हम पब्लिक को इशू करते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं जिसको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हो। तो लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आप डिबेंचर्स को एट पार भी इशू कर सकते हो, एट प्रीमियम भी इशू कर सकते हो, और डिस्काउंट पे इशू करने में भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है डिबेंचर्स के केस में, उस पर भी आप इशू कर सकते हो, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है वो यही दो का है कि आप एक तो शेयर कैपिटल अकाउंट की बजाय डिबेंचर्स अकाउंट का यूज करते हो, दूसरा आप इन्हें डिस्काउंट के ऊपर भी इशू कर सकते हो। बाकी की सारी जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप देखोगे वो दोनों की सिमिलर ही रहेगी। तो अब हम आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ। जर्नल एंट्रीज आप देखोगे बिल्कुल वही है हमारी जर्नल एंट्रीज जो हमने शेयर्स को इशू करते वक्त पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम जब एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे तो हमारी पैसा आ रहा है हमारे पास, कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सिर्फ यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की बजाय डिबेंचर एप्लीकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज मैंने लिखा हुआ है, एक आपको हम हर बार जो है डिबेंचर्स के साथ रेट दी गई होगी, 10%, 12%, 11% या जो भी है, जो उसकी इंटरेस्ट की रेट होती है वो रेट आपको यहाँ पे डालनी होती है। देन आप जब एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो जैसे हम शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे उसी तरीके से यहाँ पे हम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है तो आपको उनका पैसा वापस लौटाना पड़ता है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देन अगर कोई सरप्लस एप्लीकेशन मनी है जो आपने पार्शियली एक्सेप्टेड जो एप्लीकेशन होती हैं, जैसे जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन वाला हमने किया था तो कुछ अमाउंट ऐसी होती है जो हम अलॉटमेंट की तरफ जो है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर जब आप एडजस्ट करोगे तो आपकी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। देन अगर जब आप अलॉटमेंट की मनी को ड्यू करोगे तो उस केस में आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर। जब आप उसको रिसीव करोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। देन अगर आपकी कोई कॉल मनी जब आप ड्यू करोगे तो
और यहाँ पे जो भी कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है या सेकंड कॉल है या जो भी आपकी कॉल है उसका टू डिबेंचर अकाउंट, और जब आप कॉल की मनी को रिसीव करोगे तो वैसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल है कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये जैसे सारी एंट्रीज हमने शेयर्स को करते समय थी, सिर्फ शेयर कैपिटल और शेयर की जगह डिबेंचर नाम आ गया है। प्रैक्टिकल हम जब आप डिबेंचर्स को एट पार इशू करते हो तो हम कैसे ट्रीट करते हैं, एट प्रीमियम करते हो तो हम कैसे ट्रीट करते हैं, और जब आप एट डिबेंचर्स को इशू करते हो तो हम कैसे एंट्री जो है करते समय करते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखेंगे जिसमें आपको बताया गया है कि इंडियन कारपेट्स लिमिटेड है जिसने 1,08% डिबेंचर, अब ये जो 8% आपको दिया गया है ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन डिबेंचर्स की। ठीक है, 100 रुपए का डिबेंचर है, एट पार आप इसको इशू कर रहे हो। पेबल कैसे है, अच्छा डिबेंचर्स में भी यही होता है कि डिबेंचर्स का जो अमाउंट होती है, जो भी उसकी जो अमाउंट है वो कंपनी या तो सारी की सारी एक साथ मांग सकती है या उसको इंस्टॉलमेंट्स में मांग सकती है। तो जब कंपनी अगर सारी की सारी एक साथ एप्लीकेशन के साथ मांग लेती है तो हम सिंपल वही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से कर देते हैं सारी एंट्री। अगर वो इंस्टॉलमेंट्स मांगती है तो कुछ एप्लीकेशन के साथ, कुछ अलॉटमेंट के साथ, कुछ कॉल्स के साथ मांगती है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स में मांगी गई है। पब्लिक ने जो अप्लाई किया है वो 1,20,000 डिवेंचर्स के लिए कर दिया है, तो आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है डिवेंचर्स का, तो यहाँ पे हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकते हैं। 90,000 डिवेंचर जो है उनकी एप्लीकेशन आपने फुल एक्सेप्ट कर लिया है। 16,000 डिवेंचर्स जो है उनको आपने 10,000 डिवेंचर्स अलॉट कर दिए हैं, और 14,000 डिवेंचर्स ऐसे हैं जिनको आपने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया है। मनी जो आपकी ओवरपेड थी एप्लीकेशन के टाइम पे वो आपकी अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट कर दी है। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, सारी मनी आपको जो है वो रिसीव हो गई है, सिर्फ फाइनल कॉल जो है 2,000 डिबेंचर्स के लिए वो आपको रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है, कॉल इन एरियर यहाँ पे हमारे पास कॉल इन एरियर की सिचुएशन है और ओवर सब्सक्रिप्शन है। इस केस में हम दो चीजें कर सकते हैं, कॉल इन एरियर है तो हम कॉल इन एरियर अकाउंट बना भी सकते हैं और हम इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि हमें ये प्रो रेटा अलॉटमेंट वाला, जैसे हमने शेयर्स के टाइम पे एक टेबल का यूज किया था उसी तरीके से हम वही सेम टेबल यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है हमारे पास डिवेंचर्स की। ठीक, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वो टेबल यहाँ पे ला ली है, हमने शेयर्स इशू करते समय प्रो रेटा अलॉटमेंट में यूज की थी। सेम हम वही चीज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे शेयर्स की जगह हम डिवेंचर्स लगाएंगे। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे ये डिवेंचर्स की बात हो रही है। तो 3 कैटेगरी थे हमारे पास, ए बी सी। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ईच कैटेगरी में कितने हैं, सबसे पहले है हमारे पास 90,000 डिवेंचर्स, देन हमारे पास है 16,000 डिवेंचर्स, एंड देन हमारे पास है 4,000 डिवेंचर्स। ठीक है, ये टोटल हमारे हो गया 1,30,000 डिवेंचर्स। देन नंबर ऑफ डिवेंचर्स अलॉटेड जो है हमारे पास 90,000 को फुल अलॉटमेंट की गई है, तो 90,000 डिवेंचर्स ही अलॉट किए गए हैं। 16,000 डिवेंचर्स को आपने 10,000 डिवेंचर्स किए हैं तो हमने यहाँ पे 10,000 डाल दिए, और 14,000 डिवेंचर्स को आपने रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास है नील। राइट, अमाउंट रिसीव्ड एप्लीकेशन, ये टोटल डिवेंचर जो हमने अलॉट किए हैं वो है 1 लाख। हमारे हमने इशू हमने इशू भी इतने ही किए थे, इतने ही हम अलॉट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। देन अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन है आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे, यहाँ पे आप 25 रुपीज़ के हिसाब से जो है आपको मनी रिसीव हुई है। सबसे पहले हम करते हैं कि 90,000 जो डिबेंचर्स है हमारे, उसके ऊपर 25 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास इतने मनी, हमारे पास 22,50,000 रुपये हमारे पास आ गए हैं। सेकंड, अब यहाँ पे जो हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी तो ये ध्यान रखना कि एप्लीकेशन आपके पास 16,000 डिबेंचर्स के लिए आई थी, जो आपके पास एप्लीकेशन मनी आई होगी वो भी 16,000 डिबेंचर्स के साथ 16,000 डिबेंचर्स के हिसाब से आई होगी। ठीक है, तो जितनी आपके पास एप्लीकेशन आई है, तो यानी यहाँ पे आपके पास आई है 4 लाख रुपीज, 4 रुपीज आपके पास यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में आए थे। और थर्ड कैटेगरी में क्योंकि आपके पास 14,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है वो है 3,50,000। इतनी मनी रिसीव हुई है। नाउ एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी, यहाँ पे फुल अलॉटमेंट कर रहे हो तो इतनी ही रिक्वायर्ड थी आपको,
ओके, यहाँ हमने 10,000 डिबेंचर जो हैं उनको हमने अलॉट किया है, तो हमें 10,000 जितने हमने डिबेंचर्स अलॉट किए हैं उतने के हिसाब से ही हमें यहाँ पे एप्लीकेशन मनी भी मिलनी चाहिए थी, जो कि है आपकी 2,50,000। अब यहाँ पे कोई डिबेंचर अलॉट नहीं किया, तो हमें यहाँ पे किसी भी कोई एप्लीकेशन मनी हम अपने पास रख नहीं सकते हैं। नाउ एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट है, जितनी हमें यहाँ एप्लीकेशन मनी की रिक्वायर्ड थी उतनी ही हमें रिसीव हुई थी, तो हम कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे अलॉटमेंट में। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी वो थी आपकी 4 लाख, और जितनी की हमें रिक्वायरमेंट थी वो है 2,50,000। तो हम यहाँ पे 1,50,000 जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हमारे पास एक्सेस में एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है इन वेंचर्स के लिए। नाउ यहाँ पे हम कुछ भी अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं करेंगे। ऑलराइट, नाउ क्योंकि हमने कोई अलॉटमेंट की ही नहीं है। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है, यहाँ पे अमाउंट कितनी ड्यू है अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पे भी आपको 25 रुपये के हिसाब से होना था। अलॉटमेंट आपने की है 90,000 शेयर्स के लिए, तो यहाँ पे जो आपकी मनी ड्यू हो रही है वो है 22,50,000 रुपीज। इस केस में भी आपकी जो ड्यू हो रही है वो 10,000 डिबेंचर्स के हिसाब से उतने ही आपने अलॉट किए हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 50,000। राइट, नाउ यहाँ कोई ड्यू हो रही है, हम कुछ अलॉट कर ही नहीं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नाउ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे आपको कुछ एडजस्ट हमने किया नहीं है, तो जितना हमारा ड्यू हो रहा था हमें पूरा का पूरा अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारी जब अलॉटमेंट ड्यू हुई वो थी 2,50,000 की, लेकिन इसमें से 1,50,000 हमें एडवांस में जो हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्सेस पैसा आया था वो एडजस्ट किया है। यानी अब जब हमें अलॉटमेंट मनी एक्चुअल में जब हम डिबेंचर होल्डर से मांगेंगे तो वो हम मांगेंगे 1,00,000 रुपीज। ऑलराइट, इन डिबेंचर्स के मैं इन डिबेंचर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड अलॉटमेंट, तो दोनों का टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,50,000। इतनी टोटल अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट पे रिसीव हुई है आपको। ये आपका टोटल हो जाएगा जितनी आपकी अमाउंट ड्यू थी अलॉटमेंट पे, जो कि है आपकी वही 25 लाख। राइट, रिफंड कितना करना है? यहाँ पे हम कुछ भी रिफंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कुछ रिफंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें रिफंड करना है जो कि है आपका जितना आपने अमाउंट यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव किया था 3,50,000 रुपीज, पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे। ऑलराइट, नाउ अब इस टेबल हमने बना ली है, इसके अकॉर्डिंग हमारी सारी कैलकुलेशंस हो चुकी है। अब हम चलते हैं सीधे जर्नल एंट्रीज की तरफ। सो ओके, सबसे पहले जो एंट्री हम करेंगे वो होगी हमारी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर थे ये हमारे, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ हमें दिखाना है कि टोटल कितनी एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है। तो अगर आप इन सबका टोटल करोगे जितनी आपको रिसीव हुई है, इसका टोटल आपका आ जाएगा 30 लाख। ठीक है, तो टोटल एप्लीकेशन मनी जो हमें रिसीव हुई है वो हुई है 30 लाख। नाउ सेकेंड एंट्री हम करेंगे जब हमें इस अमाउंट को बाइफरकेट करना है, अलग अलग अकाउंट्स के अंदर, रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करना है। सो एंट्री बनेगी हमारी 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें हमारे पास 30 लाख रुपीज हैं। इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डाल देंगे जो भी आपका डिबेंचर्स अकाउंट में जाना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू जो है आपके इस वहां चला जाएगा। देन आपने कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, देन कुछ आपने रिफंड भी किया है, सारी एप्लीकेशंस आपने एक्सेप्ट किए हैं, कुछ एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट कर दिया है। तो देखो यहाँ हमने कैलकुलेट कर रखा है, डिबेंचर्स अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, डिबेंचर्स अकाउंट में उतना अमाउंट जाएगा जितना कि आपको एप्लीकेशन मनी की रिक्वायर्ड थी। इन दोनों का टोटल आप जब
आएगा 25 लाख। ऑलराइट, तो ये अमाउंट जाएगी हमारी डिबेंचर्स अकाउंट में। देन अलॉटमेंट में जो आपने एडजस्ट किया है, जहां हमने निकाला है एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये है 1,50,000। तो ये जो 1,50,000 ये आपके जाएंगे यहाँ पे, यहाँ डालेंगे। रिफंड किया है यहाँ पे, देखिए नहीं, जो रिफंड किया है वो है 3,50,000, तो ये हमने यहाँ पे रिफंड दिया। ये एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। तो जो भी हमने एप्लीकेशन के साथ मनी रिसीव की थी उसको हमने उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वापस करना था वो हमने वापस कर दिया और शो कर दिया। नाउ थर्ड एंट्री होगी जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, उसकी एंट्री होगी 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ओके, इसमें हम डालनी है कि अलॉटमेंट पे हमें थी कितनी होनी, यहाँ पे देखिए निकाला अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 25 लाख। तो 20 लाख हमारी अमाउंट हुई है। देन हमें अमाउंट रिसीव होगी, ठीक है, तो आप उनसे मांगे तो obvious बात है आपको अमाउंट मिलेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हुई है। रिसीव हुई है ये भी टेबल में भी कैलकुलेट किया है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन इतने आपको 90,000 डिबेंचर्स के लिए, और ये आपको बाकी के जो 10,000 डिबेंचर उनके लिए। क्यों? क्योंकि आपको 1,50,000 तो एक तरह से एडवांस में एप्लीकेशन के साथ ही मिल गई। जो एप्लीकेशन में आपको एक्सेस मनी मिली थी वो आपने अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर दी, तो इतना तो आपको पहले से ही मिल गया। बार बार थोड़ी आप डिबेंचर होल्डर से पैसा मांगते रहोगे। तो जो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है वो अब हम यहाँ पे कर लेंगे। सो और कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम कॉल के ऊपर। तो कॉल हमारी फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल 30 रुपीज की है, फाइनल कॉल 20 रुपीज की है। सो 5 सेम है हमारा अलॉटमेंट की तरफ से ड्यू करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर। सो राइट नाउ फर्स्ट पूरी पूरी रिसीव चुकी है, तो हम इसको रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट 8% फर्स्ट कॉल पूरी रिसीव हुई है, कोई में एरर नहीं है हमारे। ओके, नाउ हम जाते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ, फाइनल कॉल। तो करते हैं सबसे पहले फाइनल कॉल हमारी थी, तो ये हमारे 20। नाउ फाइनल कॉल 2000 डिबेंचर्स ऐसे थे जिसके ऊपर फाइनल कॉल आपको मिली है, तो आपको कॉल इन एरियर हो रहा है। अब इस केस में हमने जब शेयर इश्यू ऑफ शेयर पढ़े थे तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, या तो आप कॉल इन एरियर अकाउंट बना सकते हो या फिर आप कॉल इन एरियर अकाउंट को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम कॉल इन एरियर अकाउंट मान लीजिए यहाँ बनाते हैं, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट। राइट, तो यहाँ पे हम अमाउंट रिसीव हो गया, हमें 2000 डिबेंचर्स
ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रही है, यानी 98,000 के ऊपर हो रही है। 98,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 हम करेंगे, ये हो हमारा 19,60,000 इतना। ठीक है, सो टोटल था हमारा 20 लाख। 20 लाख में से मैं इतना माइनस कर देती हूँ। 40,000 के लिए मेरे पास कॉल है। अब एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप चाहें तो इस कॉलिन एरियर अकाउंट को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलिन एरियर अकाउंट बनाती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अकाउंट तो नहीं आएगा, हम शो नहीं करेंगे यहाँ पे हमारे पास कॉलिन एरियर। और यहाँ पे जो हमारी अमाउंट जो है, जो यहाँ पे हम पे भी शो कर देंगे। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे एक बेनिफिट, इससे फर्क पड़ेगा कि जब आपको ये कॉल रिसीव होगी एक्चुअल में, तो उसकी एंट्री पे फर्क पड़ेगा एक। ठीक है, ये हम इशू शेयर में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा नहीं बता रही हूँ, वही चीज है। तो हो गई आपकी एंट्री कि जब आप डिवेंचर्स को एट पार इशू करते हो तो आप किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करते हो। तो जैसे कि आपने देखा बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही गया है ये सारा, जैसे कि हम शेयर्स के टाइम करते थे। देखते हैं कि जब डिवेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं, उस केस में हमें इस तरीके की हम एंट्री करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि डिवेंचर्स को जब आप रिडीम करते हो ना, अगर आप डिवेंचर्स को जब आप डिवेंचर्स को रिडीम करते हो तो उसकी रिडम्पशन की क्या कंडीशन होगी वो आपको इशू के टाइम पे ही पता रहती है। तो आपको पहले से ही पता होता है, पहले से ही डिसाइडेड होती है ये बात, जब आप उनको रिडीम करोगे तो आप वो एट पार रिडीम करोगे या एट प्रीमियम रिडीम करोगे। अगर आप डिवेंचर्स को एट प्रीमियम रिडीम कर रहे हो तो उस केस में जो प्रीमियम की अमाउंट होती है वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है, वो आपके लिए लॉस होती है। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो ये आपके लिए कैपिटल लॉस होता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए डिवेंचर्स थे आपके 2 लाख के और आप उनको रिडीम कर रहे हो 2,20,000 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है, आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा उनको दे रहे हो, तो ये आपके लिए, कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, आपको पहले ही वो कंडीशन बता दी जाती है। आगे हम कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे जो इस तरीके के आएंगे। सो इस केस में क्या होता है कि इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना पड़ता है, और इसको हम 2 अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करने का मतलब होता है कि जो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, हम उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर हम उनको इशू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और हम उसे 110 के ऊपर अगर हम इशू करते हैं, तो जो 10 रुपीज होती है वो प्रीमियम की अमाउंट होती है। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम होता है, ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, और क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ जो कैपिटल लॉसेज है उनको राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। कैपिटल लॉसेज जैसे कि हो गया आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट्स एटसेट्रा, इनको जब आप राइट ऑफ करते हो उस टाइम पे ही आप इसको यूज कर सकते हो, इस प्रीमियम को, की अमाउंट को। ठीक है, सो जैसे कि हम शेयर इशू करते समय करते हैं, हम जब भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो हम एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऐड ओपन करते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से जो भी प्रीमियम की अमाउंट आपको के साथ आपने इशू किए हैं। तो इसी तरीके से हम डिबेंचर्स के टाइम पे भी करेंगे। सो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं हम, स्पष्ट हो जाएगा पूरा केस। सो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 2 लाख डिबेंचर 8% डिबेंचर्स हैं जो 500 रुपीज ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेएबल एट एज 200 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 ईयर। तो आप रिडीम को एट पार कर रहे हो, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके ऊपर रिडीम कर रहे हो, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम यही करके हैं कि अभी हम एट पार ही इनको रिडीम करेंगे। ओके, सो देखो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल अमाउंट है 500, 10% इसका प्रीमियम है, तो इसका 10% प्रीमियम अगर हम लेके चलते हैं तो वो 50 होना चाहिए। देन 200 एप्लीकेशन पे आपको मिल रहे हैं, और ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी 50 रुपीज
इंक्लूडेड है प्रीमियम के, यानी 150 रुपीज है, ठीक है। सो अगर 150 रुपीज आप एप्लीकेशन के टाइम पे मिल रहे हैं, तो बाकी का जो भी है वो आपको अलॉटमेंट के टाइम पे मिलेगा। तो अलॉटमेंट के टाइम पे हो गया आपका 50 रुपीज, ठीक है। तो 50 रुपीज आपको अलॉटमेंट, 50 रुपीज आपके एप्लीकेशन पे जो कंपनी ने मांगे हैं, ठीक है। तो अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं हम एप्लीकेशन रिसीव करने की, जो कि आपकी सिंपली है अकाउंट 2% एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं क्या बोल रही है। एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 3 लाख डिबेंचर्स के, ओके, एंड इज मेड ऑन प्रोडक्ट बेसिस, ठीक है। ऑल्दो वन एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, तो आपने कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया है, आपने सब कुछ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन की कितनी अमाउंट टोटल हमें रिसीव हुई है। टोटल एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई हैं वो हुई हैं 3 लाख डिबेंचर्स के लिए, और के साथ हमें जो एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है वो 200 रुपीज पर डिबेंचर, तो ये हो गया हमारे पास 60 लाख। सॉरी, 60 लाख भी नहीं है ये, ओके, अब ठीक है, 6 करोड़ हो गया ये आपके पास। नाउ हमें क्या करना है, प्रोरेटा बेसिस पे आपने अलॉटमेंट की है, तो इसका मतलब ये है जो एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एप्लीकेशन के टाइम पे रख ली, बाकी की सारी अमाउंट को आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो हम ये एंट्री कर देते हैं हम। सो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जिसमें हमारे पास 6 करोड़ है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हम इसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, भी हमारे एप्लीकेशन के टाइम पे अमाउंट हमारी रिक्वायर्ड थी वो। देन हमें ये प्रीमियम पे मिली है, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कुछ अमाउंट है इसके अंदर। देन बची हुई अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अलॉटमेंट देखो, छोटे प्रीमियम के अमाउंट निकालने बिल्कुल ईजी है, क्योंकि 50 रुपीज का आपका प्रीमियम था, और आपने जो शेयर अलॉट किए होंगे, ऑब्वियसली बात है, वो सॉरी डिबेंचर अलॉट किए होंगे, वो सिर्फ 2 लाख डिबेंचर ही अलॉट किए हैं। भले ही आपके पास 3 लाख डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आई होगी, लेकिन जब आपने अलॉट किए हैं तो सिर्फ 2 लाख डिबेंचर अलॉट किए हैं। जो 1 लाख डिबेंचर हैं उसके ऊपर जो एक्सेस मनी आपने रिसीव की होगी, उनको आपने एडजस्ट कर दिया होगा अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो अगर मैं आपको वो टेबल बना के भी कर सकते हो, पर अगर मैं आपको एक रफली आइडिया, तो 3 लाख के लिए आपके पास एप्लीकेशन आई है, जिसमें से 2 लाख तो आप 2 लाख ही अलॉट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। बाकी 1 लाख है, इनके ऊपर आपको एक्सेस मनी रिसीव हुई है। कितनी एक्सेस मनी रिसीव हुई है, आपने एप्लीकेशन के टाइम पे 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा रिसीव किया है, ठीक है। इसको मैं 200 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 करोड़ रुपए आपको एक्सेस रिसीव हुआ था, जो आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, तो यहाँ दिया करोड़ कंप्लीट। नाउ 50 रुपीज जो थे आपके प्रीमियम के रिसीव हुए हैं, आपको 50 रुपये आपको रिसीव हुए यहाँ पे, जो आपने लोड किए हैं उनके साथ। तो 2 लाख डिबेंचर्स आपने लोड किए हैं 50 रुपीज के हिसाब से, ये आपके हो जाते हैं 1 करोड़, ठीक है। बाकी का जो है 3 करोड़ वो आपका डिबेंचर अकाउंट में चला गया। वैसे भी अगर आप 2 लाख शेयर डिबेंचर इशू करते हैं और एप्लीकेशन मनी आपकी बनती है कितनी, 150, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन मनी टोटल है आपकी 200, जिसमें से 50 सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं, बाकी हैं 150 एप्लीकेशन के। तो अगर आपने 2 लाख डिबेंचर इशू करे हैं, तो 200 के हिसाब से हो गया 4 करोड़, जिसमें से 150 के है आपका एप्लीकेशन की वैल्यू जो है आपके डिबेंचर की, सॉरी, तो ये हो जाएगा 3 लाख, और बाकी का 50 है आपका प्रीमियम का अमाउंट, तो वो हो जाएगा आपका 1 करोड़, ठीक है। 3 करोड़, करोड़ और 1 करोड़, तो इस तरीके से हमने बांट दिया है सारा पैसा। अब हमें क्या ये कोई भी कॉल नहीं है, तो सीधा हम सिर्फ अलॉटमेंट की ही एंट्री करेंगे। सो थर्ड एंट्री हो जाएगी आपके अलॉटमेंट ड्यू करने की। सो 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। जब आप ड्यू करोगे तो पूरी अमाउंट ही ड्यू करोगे। देखिए लाख डिबेंचर है और 350 रुपीज पर डिबेंचर
हिसाब से हमें इसकी अलॉटमेंट निकालनी है। तो ये हो जाएगा आपका 7 करोड़। इतना आपका अमाउंट ड्यू हुआ है अलॉटमेंट का, लेकिन आपको रिसीव कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो एडवांस में आप ले चुके हो बार बार थोड़ी लोगे, तो उस एडवांस को एडजस्ट करने के बाद रेस्ट जो बाकी की अमाउंट बच जाएगी वही आप डिबेंचर होल्डर वही अमाउंट आपको देंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट। सो ये आपका 5 करोड़। कंप्लीट। तो इस तरीके से हम जब हम प्रीमियम के ऊपर डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं तो कैसे हम प्रीमियम के अमाउंट को रिसीव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम कर रहे हैं जैसे हम शेयर इशू करते समय किया था। एक लास्ट केस देखते हैं आज, जब हम इशू करेंगे एट ए डिस्काउंट। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। कुछ चीजें हैं जो आपको याद में रखनी जरूरी है। एक तो ये होता है कि डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या होता है। डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब होता है कि जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है आप उससे कम अमाउंट के ऊपर डिबेंचर को इशू कर रहे हैं। इट मीन्स अगर मान लीजिए किसी डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए और आप 90 रुपए पे इशू कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपने उसको डिस्काउंट के ऊपर इशू करा है। ठीक है, और जब क्योंकि आप उसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, ये कंपनी का ही नुकसान है, ये कंपनी का लॉस है कि उसको डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी और वो 90 रुपए पे उसको इश्यू कर रही है, मतलब उसको 90 रुपए ही मिलेंगे जब कोई उसके डिबेंचर को सब्सक्राइब करेगा तो। ठीक है, अब कुछ चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये अकाउंट AS 16 के बोरोइंग कॉस्ट एंड डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिलेटिंग टू बोरोइंग कुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर लोन पीरियड। अब ये जो लॉस आपको हो रहा है, चाहे आप उस डिस्काउंट पे इशू करके आप लॉस कर हो रहा है आपको, या फिर आप रिडम्पशन जो कर रहे हो वो प्रीमियम के ऊपर कर रहे हो, उस टाइम पे जो आपको लॉस हो रहा है उसको आप अमोर्टाइज कर सकते हो पूरे उस लोन पीरियड के दौरान। ठीक है, जो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन होगा उस एक्सपेंस का, उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं। ठीक है, करंट और नॉन करंट एसेट्स के उसमें, डिपेंडिंग ऑन वेदर द अमाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स देयर आफ्टर। और जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कैपिटल लॉस है और कैपिटल आपको कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके आपको डिबेंचर से राइट ऑफ करना। और कैसे राइट ऑफ कर सकते हैं, दो अकाउंट्स को आप यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम अकाउंट का, स्टेटमेंट P&L अकाउंट का। राइट ऑफ करने की एंट्री आपकी बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। राइट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्योंकि ये डिस्काउंट आपकी लॉस है, कंपनी के लिए लॉस है ना। एक चीज मैंने यहाँ पे पढ़ी है अभी, जो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन है एक्सपेंस का, उसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हो, हेड आप करते हो करंट एंड नॉन करंट एसेट। इसका मतलब होता है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है वो है आपका 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 आपका लॉस हुआ है, यानी जो डिस्काउंट है आपने जो इशू डिबेंचर को इशू करते टाइम दिया है वो है 1,20,000। आपको राइट ऑफ करना है और राइट ऑफ करने का जो पीरियड है वो 6 ईयर के अंदर आपको राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, आपको एक तरह से इक्वल अमाउंट आपको हर साल मान डिवाइड करना है, एक प्रोपोर्शन में करते हैं हम। ये भी अलग अलग होता है, आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम एक सिंपल से एग्जांपल से देख लेते हैं यहाँ पे। सो 20,000 आपको ईच ईयर राइट ऑफ करना है। राइट, सो 20,000 ईच ईयर जो आपको राइट ऑफ करना है, ये जो राइट ऑफ जितनी अमाउंट आप करोगे इसको हम डाल देंगे इस में। तो लेट्स से हम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हर साल ये एंट्री बनेगी। ठीक है, तो 20,000 रुपीज हमने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिए। राइट, अब जो बाकी की अमाउंट बची है उसका क्या करना है, उसका हम ये करना है कि जितनी अमाउंट आप राइट ऑफ कर रहे हो उसके ही इक्वल में अमाउंट जो है उसको हम अदर करंट एसेट के अंदर शो करेंगे बैलेंस शीट में। इसको ध्यान रखना, अदर करंट एसेट, जितनी अमाउंट आप राइट ऑफ कर रहे हो हर साल उतनी ही अमाउंट आप बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट में शो करोगे, और बाकी का जो बैलेंस बच गया उसको हम अदर
नॉन करंट एसेट में शो करेंगे। बाकी का बैलेंस कितना बच गया, टोटल अमाउंट जो थी आपकी लॉस की वो थी 1,20,000 रुपीज, जिसमें से 20,000 आपने राइट ऑफ किए, 20,000 आप अदर करंट एसेट में दिखाइए, यानी बाकी का बच गया आपका 80,000 रुपीज। ये 80,000 रुपीज हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में अदर नॉन करंट एसेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल के अंदर, तो आपको में आएगा। सूर्या लिमिटेड एक कंपनी है जिन्हें 2500 डिबेंचर्स जो है वो इशू करे हैं, और 15% डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए के हैं, डिस्काउंट आपका 10% है। ठीक है, यानी 90 के ऊपर आप इनको इशू कर रहे हो। 25 आपने एप्लीकेशन में मांगे, 25 अलॉटमेंट में मांगे, और बाकी का बैलेंस आपने फर्स्ट कॉल में मांगा है। अब जैसे कि हम आपको पता है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेसिफाई ना कर रखा हो तो प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों ही चीजों को हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो अलॉटमेंट के टाइम पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोल रखा है, तो इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही है। एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 2000 डिबेंचर्स के लिए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो ऑब्वियसली बात आपने सबको ही दे दिया है, अलॉट कर दिए हैं डिबेंचर्स। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आपको दे रखे हैं 8,000 है, जो कि आप पे करोगे। देन उसके बाद trust decided to write off 1/5 of expenses on issue and discount on debenture। राइट ऑफ करने हैं आपको कहाँ से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करने हैं, हर साल करने हैं, कितने करने हैं, 1/5 करने हैं, कौन कौन से करने हैं, डिस्काउंट भी आपको राइट ऑफ करना है, और एक्सपेंस भी आपको राइट ऑफ करना है। क्लियर? चलो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम इशू की एंट्री में जाते हैं, जो इजी एंट्रीज है हमारी शुरू में। सो बैंक अकाउंट डेबिट, टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन। सबसे पहले हम इनको एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशन आपके पास है 2000 डिबेंचर्स के, और 25 रुपीज हो गया आपका 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज हमने एप्लीकेशन के टाइम रिसीव किए, तो हम यहाँ पे डाल दिए 50,000। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको डिबेंचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 50%, देन हम अलॉटमेंट के ऊपर। सो अलॉटमेंट में भी आपको 2000 वेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, 25 आपको अलॉटमेंट पे मिल रहा है, बट क्या हो रहा है यहाँ पे 10% का आपको डिस्काउंट भी है। ठीक है, ट्वेंटी फाइव तो आपको अलॉटमेंट पे मिल ही रहे हैं, ये तो अलॉटमेंट है। 10%, इसका 10% अगर निकालोगे तो हो जाएगा 10, आपको डिस्काउंट की वहां पे करनी है, ड्यू करेंगे। ड्यू के टाइम पे ही आपको पता है डिस्काउंट हम दिखाते हैं, तो 50% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 15%। तो डिवेंचर 35, ये है 25 के आपने 10 रुपीज का डिस्काउंट किया है। यहाँ आ जाएगा आपका 50,000, 25 के हिसाब से डिस्काउंट की अमाउंट हो जाएगी 10%।
रुपीज के हिसाब से 20,000, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 70,000। है तो हम इतनी अमाउंट रिसीव करेंगे, बाकी तो डिस्काउंट है। तो बैंक अकाउंट 215 डिबेंचर अलोटमेंट, ये जो 50,000, ठीक है। ये पूरा इसलिए लिया क्योंकि इंक्लूडिंग डिस्काउंट नहीं है आपके पास, ये डिस्काउंट के अलावा 5 रुपीज है। बाकी का जो बैलेंस है वो फर्स्ट कॉलम है। सो 90 रुपीज वैसे था, 50 रुपीज 25 यहाँ हो गया, बाकी बच गया 40। ये आपका कोल में, अब कोल एंट्री में यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आप अंडरस्टूड है, आप उसको कर सकते हैं। वैसे हम ड्यू कर लेंगे डिबेंचर फर्स्ट फाइनल को टू डिबेंचर 40 रुपीज के हिसाब से 80,000 हो जाएगा, और उतना ही हम उसको रिसीव कर लेंगे। इंपॉर्टेंट ये है, अब 2 एंट्रीज आती हैं। सबसे पहले तो आती है कि आपको एक्सपेंस पे करना है। तो जब आप एक्सपेंस पे करते हो तो उसकी एंट्री आपकी बन जाती है एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री बन जाएगी एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना एक्सपेंस है? 8। सिंपल एक्सपेंस को पे करने की एंट्री है। मेन जो चीज है वो ये है कि आपको इस एक्सपेंस को, आपको डिस्काउंट और डिबेंचर्स को करना है 1/5। इसका राइट ऑफ होगा हर साल। कौन से अकाउंट से राइट होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, दो चीजें राइट, डिस्काउंट ऑन अकाउंट, दूसरी एक्सपेंसिव ऑन इशू। अब 1/5 हमें यहाँ पे राइट है। तो देखिए डिस्काउंट जो है हमारा वो है 20,000, इसका 1/5 हो जाएगा आपका 4,000, और 8,000 इसका 1/5 1600, ठीक है। तो ये 4,000 1600, तो टोटल अमाउंट जो आप राइट ऑफ कर रहे हो वो कर रहे हो 5600, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये चीज जो है हमारी, एक मिनट, यहाँ पे हमने देखा है। अब जो मैंने आपको करंट एसेट सॉरी और नॉन करंट एसेट वाला बताया था, उसका कैसे है हमें, वो होगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 4,000 है डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को राइट ऑफ किया है, राइट। हर करना है स्टेट ऑफ, जैसे P&L अकाउंट में यहाँ पे 4,000 गया है, सेम 4,000 हम बैलेंस शीट के अंदर अदर करंट एसेट में शो करेंगे। और 4,000 प्लस 4,000 माइनस 20,000, तो उसमें से बच जाएगा आपके पास, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको क्या क्या राइट ऑफ कर रहे हैं। एक तो हम डिस्काउंट राइट ऑफ कर रहे हैं, एक हम राइट ऑफ कर रहे हैं, हमारे पास जो है एक्सपेंस जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं 8,000, ठीक है। दो चीजें राइट ऑफ कर रहे हैं। अब क्या होगा, P&L अकाउंट डेबिट में चीज वो तो जाएगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1000 और यहाँ पे 1600। अदर करंट एसेट, यहाँ क्या जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, इक्वल अमाउंट जितनी है उतनी ही अदर करंट एसेट, ठीक है। इन दोनों का टोटल हो गया 5600, ये जाएगा आपका करंट एसेट में, बैलेंस शीट में। नाउ बैलेंस शीट में ही अदर नॉन करंट एसेट में क्या जाएगा, माइनस 8,000, ये हो गया आपका 12,000, और 8,000 माइनस 3,200, ये जाएगा आपका अदर नॉन करंट एसेट के अंदर। टोटल 16,800,
ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ट्रीटमेंट होगी जब आपको कोई भी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम डिबेंचर को जब इशू करते हैं तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। सिमिलैरिटी होती है इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर। अगर हम डिबेंचर्स को एट पार प्रीमियम करते हैं तो कैसे करते हैं, डिस्काउंट जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से उस लेक्चर में हमने देखा। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।